Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में अयादी संधि। अभी तक के यण संधि हो चुका था, अब अयादी संधि। तो अयादी संधि में क्या होता है कि अयादी संधि में ए और बड़ा ए, ओ से परे कोई भी स्वर आ जाए तो ए का अय हो जाता है और ए का आय हो जाता है। आ का अब हो जाता है और औ का आव हो जाता है। अर्थात ये दोनों वर्ण जो मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, परस्पर अय की महत्ता को बताते हैं। अय अय अर्थात कि किसी भी शब्द में जब अय का बोध होता हो तो वो अयादी संधि कहता है। कैसे? ए और अय अय मिलकर बनते हैं। तो शे धन अन शयन क्या होगा? शे धन अन शयन। ने धन अन नयन। नय धन अक नायक। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ए है और अ है और इसमें आय की महत्ता हुई है। आय, तो नय धन अक नायक, गए धन अक गायक, ओ धन अव कैसे हुआ? क्योंकि ओ के साथ ओ अ मिलकर अब मिल गया, यहाँ पर बताया गया ना, अब हो जाता है और औ के साथ आव, तो ओ और अ मिलकर बना अब। ओ धन आव, पौ धन अन पावक। देखिए, यहाँ पर वर्णों के लिए भेद ये है, मतलब आपको समझना ये बस है कि आपका जो वर्ण है, आपका जो वर्ण है वो सिर्फ ये होगा कि आपको जिस वर्ण के साथ पढ़ना है वो और दूसरा वर्ण, दो अक्षरों का मेल होता है। संधि दो वर्णों का मेल होता है। जब दो वर्ण मिल रहे हैं तो उसमें जो चेंजेस आएगा, जो परिवर्तन आएगा, वही संधि होगी, वही संधि होगी। जैसे कि शय धन अन शयन बना, वैसे तो ये ए लगा है, लेकिन जब ओ और अ मिला तो आव मिला, आव हो जाता है। पौ धन अन पा, यानी कि ये दोनों मिलकर आ को संबोधित करते हैं। ओ और आ मिले और पौ धन पा मिले तो पौ धन अन पावन, पौ धन अन पावन। उसी तरह भो धन अन भवन, भो धन अन भवन। अब आप अगर यहाँ पर भवन को देखेंगे तो भवन में भ को अगर हम अलग करते हैं तो भ का कोई महत्व है? नहीं है। लेकिन यहाँ पर भो एक प्रत्यय है, एक तत्सम है, तो इसलिए यहाँ पर जो शब्द लगेगा, जो वर्ण लगेगा, वो क्या होगा? एक नया शब्द बनाएगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. पढ़ना है व्यंजन। व्यंजन, ठीक है। व्यंजन के पश्चात स्वर और व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे जगत धन ईश, जगदीश। दिक धन गज, दिग्गज।
देखो बच्चों, यहाँ तक संधि में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो कि वर्ण जो है मिलकर नया वर्ण बनाते हैं, नया अक्षर बनाते हैं, और नए अक्षर मिलकर यही संधि कहलाते हैं। संधि को समझने के लिए हमें नए नए अक्षरों को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अयादि संधि में ए और अय बना, बड़ा ए और आय बना। तो इस तरह आप लोग जो उसके नए शब्द बन रहे हैं, नए वर्ण बन रहे हैं, आप उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, आप उसे ध्यान देंगे कि क्या बन रहा है और कुछ नहीं। तो इसे समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आपको हर संधि के बारे में पढ़ना होगा। अगर आप हर संधि के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी संधि पता चल जाएगी। जैसे दीर्घ संधि में जो मात्रा है वो दीर्घ होता है, महाप्राण की जरूरत पड़ती है। फिर गुण संधि में गुण बताता है, ठीक है। ठीक वैसे ही वृद्धि संधि में वर्णों का जो शब्द है वो अ को बाधित करता है। मतलब जहां तक हम देखे हैं ए और एक, एक और एक, यहाँ पर वर्ण जो है अ को बढ़ाता है। यण संधि में य होता है, क्योंकि यण है, नाम से देख लीजिए य, जहां पर आपको लगे कि य का यूज हो रहा है, य की उपयोगिता है, वहां पर यण संधि होगा। ठीक वैसे ही अयादि संधि में आपको सिर्फ अय और आय का यूज करना है। तो याद रखेंगे संधि का। संधि से कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। हाँ, किसी को डाउट है बेटा? नहीं। नो मैम। चलो, व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के पश्चात स्वर और व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश, जगदीश, दिक धन गज, दिग्गज। व्यंजन संधि में पहले शब्द खंड के अंतिम अक्षर के नीचे हलंत लग जाता है। जब हम संस्कृत में वो शब्द पढ़ते हैं तो हलंत लगाते हैं, लेकिन जब हम हिंदी का रूप पढ़ते हैं तो उसमें हलंत नहीं लगाते। तो ये सारे संधि और व्यंजन क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। अगर संस्कृत के शब्दों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें हलंत का यूज होता है, ठीक है। अक्षर के नीचे हलंत चिन्ह जरूर लगाएं, अन्यथा उसमें किसी स्वर की मात्रा ना होने पर अस्वर रहेगा, जिससे वह व्यंजन संधि ना होकर स्वर संधि हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? अगर हलन नहीं लगाएंगे तो वो स्वर जो है स्वर संधि बन जाएगा, व्यंजन संधि ना होकर वो स्वर संधि बन जाएगा, इसलिए हलंत लगाते हैं। जैसे यदि वर्ग के पहले वर्ण को क से हलंत लगाए, च नहीं लगाते हैं, ट लगाते हैं, त लगाते हैं, प। इसके पश्चात किसी भी वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण ग, घ, ज, छ, ण, ढ, द, ध, ब, भ, ये जो वर्ण है इसमें हम हलंत लगाते हैं। अगर हम हलंत ना लगाए तो वो संधि कहला देगा, इसलिए व्यंजन में हलंत जरूर लगाना है। क, का, ग, क, का, ग, यहाँ पर देखिए क में हलंत लगा है, तो जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे तो दिक धन दर्शन, तो क क्या बना? ग बन गया, क का ग बना। कैसे? दिग दर्शन, दिग दर्शन। ठीक उसी तरह दिक धन अंबर, यहाँ पे क का और अ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी अ है, स्वर में अ है, लेकिन क्या बना? ग बना। तो दिक धन अंबर, दिगंबर। याद रखेंगे, हलंत जरूरी है, हलंत ना लगाने से स्वर नहीं होगा। वाक धन दत्ता, वाग दत्ता, वाक धन ईश,
वागीश, दिग्धन अंत, दिगंत। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है। No, ma'am. द, क से ग बना, अब त का द बनेगा। कैसे बनेगा? तत् धन भव, तद्भव। देखिए यहाँ पर जितना भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ हलन नहीं लगा है, क्योंकि व्यंजन और संधि दोनों मिलकर, मतलब व्यंजन का वर्ण और संधि मिलकर नया शब्द बनाए और इसमें हमें हलन नहीं लगा। लेकिन ठीक वैसे ही त और द, त का जब द हुआ तो जो नया शब्द है उसमें हमें हलन लगाना पड़ा। हलन लगाना पड़ा क्यों? क्योंकि त है और यहाँ पर अ है, भ के आगे अ है। अब तद भव, त का क्या बना? द, तद। तो यहाँ पर हलंत होगा। देखिए यहाँ पर भी क में है लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हो सकता था लेकिन नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए किसी में भी हलन नहीं, लेकिन जब द आया तो हलंत लगा, इसलिए द में हलंत लगाना जरूरी है। सद्भावना, भगवत, त और गी है, भगवत गीता, यानी त बोलते हैं भगवत, तो आगे जाके भगवद हो जाता है, भगवद गीता। ठीक वैसे ही वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण में क है, च है, ट है, त है, प है। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, अर्थात जैसे क है तो क के बीच 5 वर्ण छोड़ देना है। क के बाद 5 वर्ण छोड़ देना है। फिर च, च से फिर 5 वर्ण छोड़ के ट, 5 वर्ण छोड़ के त, फिर 5 वर्ण छोड़ के प के पश्चात न अथवा म आए तो प्रथम वर्ण पांचवें में बदल जाता है। जैसे क का ण, च का इया, ट का ण, त का न, प का म, और कुछ उदाहरण के तौर पर इस तरह से सत धनमती, तो त और म मिलकर न बना दिए, मतलब त से न बन गया, सन्मति। क्या पढ़ेंगे? सन्मति। चित्त धनमय तो चिन्मय। उत धन नति, उन्नति। उन्नति का याद रखेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट व्यंजन है आपको याद रखने हैं। और हम ये क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन। व्यंजन के नियम पढ़ रहे हैं कि कैसे नया शब्द बनता है। उत धन नयन, उन्नयन। सत धन नारी, सन्नारी। तत धनमय, तन्मय। मतलब त में कोई भी वर्ण जुड़े न बनेगा। अब ठीक दूसरा नियम, त संबंधी विशेष नियम है। कैसे? त व्यंजन के साथ च और छ आता है। त व्यंजन के साथ त, च और छ आता है, तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। कैसे होगा? इसी प्रकार त के पश्चात ज और झ हो तो ज हो जाता है, मतलब कि कोई एक होगा, या तो ज होगा या तो झ होगा। अगर ट और ठ हो तो ण हो जाता है, और त के पश्चात ल होने पर ल में चिन्ह लग जाता है। क्या? हलन। कैसे? सत धन जन, तो त का बना ज। यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, त व्यंजन के साथ च छ है तो त का परिवर्तन च में हो जाएगा। उसी तरह त जो है वो ज में बदल जाएगा, तो सज्जन। अब उसी तरह त जो है ज में परिवर्तन होगा तो उज्ज्वल। तत् धन लीन, तल्लीन। तत् धन चरित्र, सचित्र। उत धन लास,
उल्लास। यहाँ पर ल शब्द बन गया, तो जो है हट के ल बना दिया। जगत धन छाया, जग छाया, यानी जो त है वो यहाँ पर हटकर च बना दिया। ठीक है, तो नियमों को ध्यान में रखकर ही आपको बनाना है। बेटा मैं संधि पढ़ा रही हूँ, संधि बचा था ना, संधि पढ़ा रही हूँ। ठीक उसी तरह त के पश्चात श और त का च, श का छ हो जाता है। कैसे? त के पश्चात श कैसे होगा? त से उत धन श्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास, श का प्रयोग हुआ तो क्या बना? च बन गया। मतलब श और त और श के बीच कोई ऐसे महान नहीं है शब्द, लेकिन उसका बदल गया वर्ण च। मतलब व्यंजनों में क्या होता है कि सिर्फ वर्ण ही बदलते हैं, शब्द नहीं बदलते, वर्ण बदल जाते हैं और उससे एक नया शब्द बन जाता है। सत्य धन शास्त्र, सच्छास्त्र, तत् धन शिव, तच्छिव, उत धन हार, उद्धार, उत धन हत, उद्धत। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक, Yes, ma'am. मैम, मैम बट एक डाउट है। बोलो। मैम उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? सांस लेना। और मैम वो उसके नीचे क्या है? हाँ, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट। देखो वर्णों में आपको सिर्फ दूसरा वाला जो है ना, जो जिससे जुड़ेगा सिर्फ उसको समझना है। बाकी उससे जो वर्ण जुड़ने वाले हैं वो सिर्फ एक प्रत्यय और तत्सम है। मतलब उसको सिर्फ लगाना है आपको, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जो नया शब्द बनता है उसका मतलब होता है। ओके मैम। तो उच्छ्वास मतलब कि सांस लेना, उच्छिष्ट मतलब कि शिष्ट बनना, सच्छास्त्र मतलब शास्त्रों का सच्चा छात्र, सच्छात्र, शिव, तच्छिव, शिव का एक नाम है। ठीक है, तो इस Okay, तरह से ये सारे जो शब्द हैं वो संस्कृत से लिए गए, संस्कृत से ही हिंदी शब्द बनते हैं। तो अगर आप Yes. संस्कृत के शब्दों को पढ़ते हैं तो आपको ये सब समझ में आता है। ठीक, और Okay, हाँ ma'am. ये सभी में आपको हलंत दिख रहा है ना, हलंत लगाना है बेटा, मार्क्स कटते हैं। फिर हलंत नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे। ये देखो Okay, जितने ma'am. चीजों में ये लगा है सभी में हलंत है, बिना हलंत के नहीं होगा वरना संधि कहलाएगा वो। ठीक है, अब छह संबंधी नियम क्या होते हैं? छह संबंधी नियम क्या होंगे? किसी स्वर के पश्चात छ आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। कैसे? संधि धन छेद, संधि छेद मतलब च को बहुत कम बोलेंगे लेकिन संधि छेद बोलेंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों कि दो वर्णों में आने वाला बीच वाला जो वर्ण होता है वो बहुत कम बोला जाता है, और शुरू के दो वर्ण और लास्ट के दो वर्ण ज्यादा बोले जाते हैं, लेकिन बीच में आने वाला शब्द, बीच में आने वाला वर्ण कम प्रयोग किया जाता है। इससे जब भी हम बोलते हैं तो वहां पर हमारी सांस क्या होती है? थोड़ी अटक जाती है। जैसे अभी हमने उच्छ्वास बोला लेकिन हमने च नहीं बोला, छ पूरा बोला, वास बोला। तो व्यंजन में ये होता है कि आगे के वर्ग, आगे के वर्ण और पीछे के वर्ण
दो बोले जाते हैं। जहां पर चेंज हो रहा है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो आगे का वर्ण है और जो पीछे का वर्ण है सिर्फ वही बोलेंगे, लेकिन जहां पर हमारा वर्ण परिवर्तन होता है हम उसे नहीं बोलते हैं। जैसे स्वच्छंद है ना, स्वच्छंद, स्व और छंद है, तो च बहुत धीरे बोलेंगे। तो ये इसका नियम है। एक एक नियम आप याद रखें, लिखें, और क्लास वर्क देती हूँ तो वो करना है बेटा सबको। इतना याद रखो कि आपका फर्स्ट मिड टर्म आने वाला है। अगर आप क्लास वर्क नहीं करेंगे, नोट्स नहीं सेंड करेंगे, तो आपका फर्स्ट मिड टर्म में मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स जो आपको मैं देती हूँ ना, वो कटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 45 है तो मैं 46 दूंगी। क्यों दूंगी? आपके एक्स्ट्रा मार्क्स इसलिए जुड़ते हैं कि आपकी राइटिंग, आपकी इंटेलिजेंसी वहां पर दिखाई देती है। अगर आप क्लास वर्क नहीं भेजते हैं, नोट्स नहीं भेजते हैं, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप क्या लिखने वाले हैं? अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। क्लास वर्क क्यों नहीं भेजते Yes, हो? ma'am. क्यों नहीं भेजते हो? अगर आप स्कूल आओगे और मैं क्लास वर्क दूंगी तो क्या आप क्लास वर्क नहीं करोगे? मैम करेंगे। फिर ऑनलाइन स्टडी में क्या क्लास वर्क करना मना है? नो मैम। तो क्यों नहीं सेंड करते हो आप लोग? मैम करते हैं। भेजा करो बेटा, मेरे को देखना है आप लोग क्या वर्क कर रहे हो, क्या समझ रहे हो। मैम मैंने जो चरित्र चित्रण लिखा था वो ठीक था ना? हाँ ठीक था, वेरी गुड। मैम आई पर थोड़ा ऑल्सो डू। शब्दों में थोड़ा हिंदी का प्रयोग करो बेटा, क्योंकि जहां पर हमें आदमी लिखना है, हमें वहां आदमी नहीं लिखना है, हमें वो व्यक्ति लिखना है। ठीक है, थोड़ा तमीज के साथ हमें हिंदी का प्रयोग करना है। तमीज के साथ मतलब जैसे हम लिख रहे हैं तो हमें अपनी भाषा का प्रयोग के साथ साथ जो हिंदी है, हमें हिंदी को इम्पोर्टेंट देना है, ना कि अपनी भाषा को। जैसे मैं आपको, हाँ बोलो। मैम उसमें यानी कि हम लोग को शुद्ध हिंदी लिखना रहता है? हाँ, हिंदी में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना है, आपको अपनी हिंदी का प्रयोग नहीं करना है। आपको पहले पहले खुद लिखना पड़ेगा जो आपने समझा, फिर आपको ट्रांसलेट करना है शुद्ध हिंदी में, तभी वो हिंदी मान्य होगा। ओके मैम। और सभी क्लास वर्क भेजेंगे, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो। यस मैम। हाँ मैम अगली बार से ध्यान रखेंगे। वेरी गुड बेटा। और स्पेशली मैं 8th बी को बोलना चाहती हूँ। 8th बी मुझे अभी तक के, आज तक के क्लास वर्क सेंड नहीं की है। 8th बी का कोई भी बच्चा यहाँ पर है तो प्लीज अपने फर्स्ट मिड टर्म के मार्क्स को ध्यान में रखकर सेंड कर दिया करो, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके मार्क्स भी कटेंगे और जो वो लिख रहा है वो तो कटेगा ही। चलिए, म संबंधी नियम है। म के पश्चात क से म तथा कोई व्यंजन आए तो म उसका व्यंजन वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। अर्थात क का ण, च का इया, ट का ण, त का न और प का म हो जाता है। कैसे होगा? क्योंकि म में जब हम म को हम प्रयोग करते हैं, म का यूज करते हैं, तो जहां जहां पर हम म का यूज करेंगे वहां पर उसका परिवर्तन हो जाएगा, वहां पर चेंज हो जाएगा। कैसे? समधन गति संगति। लेकिन संस्कृत में ण आता है, संस्कृत में ण आएगा, तो यहाँ पर हम शब्द को कैसे बोलेंगे? संगति। यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. म का क्या हो गया? ण हो गया। ण कैसे हुआ? संस्कृत में ण आता है, लेकिन जब हिंदी का यूज करते हैं तो संगति कहते हैं। मतलब कि इस शब्द को, इसे हम
बोलते ही नहीं है, इसकी जगह ग का प्रयोग करते हैं। समधन जीवन संजीवन, म की जगह ज लग गया, और संजीवन। समधन तोष संतोष, बिंदी ऊपर लग गई, देखो सभी में बिंदी लगी है, मतलब न का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या लगेगा, अनुस्वार या क्या लगने वाला है, ये अनुस्वार है, क्या ये अनुस्वार है? कौन बताएगा? जहां ऊपर बिंदी लगती है उसे क्या कहते हैं? मतलब पहले का पढ़ा हुआ सब भूल जाते हो आप लोग? मैम आधा ना पढ़ते हैं। आधा ना पढ़ते हो बेटा, तो जहां पर बिंदी ऊपर लगा रही है उसे क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे कि क्या कहेंगे? मैम अनुनासिक। अनुनासिक या अनुस्वार, बोलो। मैम अनुनासिक। अनुनासिक कैसे? मैम उसके ऊपर बिंदी लगती है ना। अनुनासिक का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी ऐसे शब्द को पढ़ रहे होते हैं, ऐसे वर्ण को पढ़ रहे होते हैं, कौन है, म्यूट करो, म्यूट करो। जब हम किसी वर्ण को पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ऐसी मात्राओं के अनुसार, कुछ ऐसे वर्ण के अनुसार हम उनका प्रयोग अपने मुंह से ना करके उनकी बिंदी लगा देते हैं, लेकिन मुंह से बोलते वक्त हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलेंगे संगति, तो न का प्रयोग मैं कर रही हूँ लेकिन वो बिंदी में है लिखने में, ठीक है ना? ठीक वैसे ही समधन ध्यान, कौन है, म्यूट हो जाओ। समधन ध्यान संध्या, समधन बोधन संबोधन, समधन भव संभव। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर संध्या है लेकिन जब हम लिखते हैं तो ये आधा न होता है। ये गाना किसका चल रहा है, बंद करो। ठीक है, यहाँ पर शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव म का ही रूप लेता है, अर्थात स को हम सम भी लिख सकते हैं। अन्य नियम ये है कि म से परे म आने पर द्वितीयक। चलिए टाइम हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। क्या क्या लिख के आएंगे क्लास वर्क में, व्हाट्सएप में दे रही हूँ। ओके मैम। हाँ और मैम मेरा आंसर सही था ना? सही था। ओके मैम, थैंक यू। और अब याद रखो कि जिनका भी क्लास वर्क मुझे नहीं मिलेगा उनके मार्क्स कटेंगे, सबको करना है। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हो और वहां जितने भी लोग हो, सबका क्लास वर्क मिलना चाहिए। चलिए बेटा, एंड करते हैं मीटिंग।